गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लोकतंत्र और संविधान के अनुसार चलने वाली ममता सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर हिंसात्मक जश्न मनाया गया, क्या यह न्याय संगत कहा जा सकता है? किसी भी राज्य के विधायकों की सुरक्षा के लिए अगर गृह मंत्रालय को केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी पड़ रही तो यह उस राज्य के लिए शर्म की बात होनी चाहिए जिस राज्य में वहाँ के सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ की जनता को किस भरोसे से सुरक्षित मान लिया जाए? कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व है। इस तरह से कोई भी राज्य अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुख्यमंत्री का पद किसी समुदाय, जाति और मजहब या पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। इस बात को ममता दीदी को समझना चाहिए। इस तरीका का रवैया अगर जारी रहा तो सचमुच केंद्र और राज्य के बीच का संघीय ढांचा कमजोर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचेगी। गृह मंत्रालय और राज्य को आपसी समन्वय बनाकर चलना होगा, अन्यथा राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में कोरोना महामारी के समय 2 महीने तक प्रति यूनिट 5 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड धारक को मुफ्त देने की घोषणा की थी। लॉकडाउन के समय मजदूरों और गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों पिछले वर्ष भी 8 महीने तक दिया गया था। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को भी खाद्यान्न योजना से जोड़ने के लिए जो दूसरे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। वह वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राज्य में सस्ते राशन की उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। सर्वजन हिताय की भावना से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समाज के निचले व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य प्रशासन तंत्र का है। देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बहुत से ग्रामीण लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लोगों की समस्याओं को हल करने में अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता।
भारत अपव्ययी है। इसकी आर्थिक नीतियां विकास के केवल एक पहलू पर निर्भर यथार्थवाद से दूर हैं। निर्माण और अधिक निर्माण। अचल संपत्ति जो वास्तव में कहीं और बहुत कम गतिविधि के साथ है। ऐसे समय में जब वित्तीय 2020-21 ने 14.1 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, 18.5 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों का 76% पिछले वर्ष के 10.4 लाख करोड़ रुपये के इसी स्तर से 31% अधिक है। यह एक विकट स्थिति है। सरकार उधार के चार्वाक दर्शन पर चल रही है, बिना यह सोचे कि कैसे, कौन या कब पुनर्भुगतान किया जाएगा। यह भविष्य के कई बजटों पीढ़ियों को प्रभावित करेगा और केवल सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के माध्यम से वसूली की उम्मीद जोखिमों से भरा है, क्योंकि अधिकांश अनुमान अवास्तविक हैं। सरकार केंद्रीय दृश्य सड़कों, रेल, गलियारों, मंदिरों और मूर्तियों जैसे अपने असाधारण खर्चों के माध्यम से अव्यावहारिक व्यय की खुराक के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का भ्रम पैदा करना चाहती है। इतिहास दिल्ली में अलाई मीनार सहित कई दुस्साहस से भरा हुआ है जो कभी पूरा नहीं हो सका। देश भर में अचल संपत्ति गहरे संकट में है। कंपनियों ने भूमि अधिग्रहण में अरबों का निवेश किया है, लेकिन परियोजनाएं 2019-20 में मंदी और परिणाम स्वरूप लॉकडाउन, नौकरी और मजदूरी के नुकसान और काम के रुकने से भी आगे नहीं बढ़ सकी। यह अयोध्या को छोड़कर संपत्ति की कीमतों में गिरावट से प्रभावित है, जहां जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि 108 एकड़ का शुभ आंकड़ा बनाने के लिए 40 और एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। एक नए पर्यटन शहर के आसपास सट्टा परियोजनाओं द्वारा कीमतों को बढ़ा दिया गया है। KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रियल एस्टेट पर कोविड-19 के प्रभावों के अभूतपूर्व पैमाने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि महामारी फैलने के बाद से इस क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। ऋण की कमी ने भारत के शीर्ष 7 शहरों में आवासीय बिक्री को 2019-20 में 4 लाख इकाइयों से घटाकर 2020-21 में 2 लाख इकाई कर दिया। वर्क फ्रॉम होम ने गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट टेक कंपनियों को मनी मीटिंग मशीन में बदलने को बढ़ावा दिया है। कहा जाता है कि अकेले अमेजन हर मिनट $80,000 का राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिन इसने रियल एस्टेट को बर्बाद किया है।